नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। जहां तक मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों का पेट 2026 की तैयारी बहुत ही जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान की विशेषता, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से लगभग 100 प्रश्नों को हल करवा दिया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज 200 प्लस महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग संसदीय प्रणाली से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने संसदीय प्रणाली की तरफ। संसदीय प्रणाली की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द मैं 100 सब्सक्राइबर पूरे कर सकूं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका पेट 2026 की तैयारी मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो संसदीय प्रणाली में पहले हम लोग संसदीय प्रणाली, संवैधानिक प्रावधान एवं अवधारणा पढ़ेंगे कि संसदीय प्रणाली का क्या है। ठीक है, प्रावधान और अवधारणा। तो चलिए देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहला प्रश्न है ये। तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में है। भारतीय संसद के गठन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 79। भारतीय संसद के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इन तीनों के मिलाने से ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत में सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत का संवैधानिक या नाममात्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना किस प्रणाली की विशेषता है? तो यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और इसका जिक्र अनुच्छेद 75 के 3 में किया गया है। ठीक है, 75 के 3 में किया गया है, अनुच्छेद 75 के 3 में। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संसद की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय संसद की व्यवस्था द्विसदनीय है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। और संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है जो कभी भंग नहीं होता? तो देखिए, संसद का जो अस्थायी सदन होता है वह होता है राज्यसभा। ठीक है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, संसद का अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब। इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए। भारत में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल किस प्रणाली को कहा जाता है? तो देखिए, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो होता है वह संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय किस प्रणाली का मुख्य गुण है? संसदीय प्रणाली का मुख्य गुण है। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका का जो बीच जो समन्वय होता है वो उसका गुण संसदीय प्रणाली का होता है। ठीक है, राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रमुख
राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। क्या कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है? तो हाँ, परंतु वह उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी कोई सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वह कौन है? तो वह भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, यह भारतीय संसद के सदस्य नहीं हैं, परंतु यह भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी। अब आते हैं राज्यसभा संबंधित तथ्यों पर। ठीक है, राज्यसभा के संबंधित तथ्यों पर। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, ऑनलाइनर को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए। जितना अधिक मात्रा में इस चैनल से जुड़ेंगे, मैं और अत्यधिक मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को बनाऊंगा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जुड़िए आप लोग इस चैनल से और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ऑनलाइन की तरफ। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? तो वो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होते हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? देखिए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इसी कार्य के लिए ही राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही उसको वेतन भी मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष की आयु। कौन सा सदन धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता? ठीक है, तो वो होता है राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा जो होता है वो धन विधेयक को अस्वीकृत और संशोधित नहीं कर सकता। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को है? तो वो है अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है राज्यसभा के पास। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 249 में लिखा हुआ है। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है, SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। सबसे अधिक राज्यसभा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 31 सीटें
राज्यसभा की हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वो देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। अब आते हैं हम लोग लोकसभा से संबंधित तथ्यों की तरफ, ठीक है। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वो क्या आता है? अनुच्छेद 80 के तहत। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल से जुड़िए। जुड़ने के लिए बस आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, ठीक है। उसमें आपको न तो 1 रुपया आपको देना है, न 1 रुपया मुझे देना है, ठीक है। इसमें आपका कोई पैसा न खर्च होने वाला, आपका न मेरा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा के कुल 543 सीटें हैं। आंग्ल भारतीय आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण दिया जाता था लोकसभा में, उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा सदस्य का चुनाव किस प्रकार होता था? तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। जनता द्वारा इसको चुना जाता है, देश का मताधिकार द्वारा, ठीक है। दोस्तों, मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 28 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1889 ईस्वी में कर दिया गया था, ठीक है। मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, अनुच्छेद 100 में कहा गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसके पास होता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और लगता है आपका कि ये सब प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़िए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैं 100 सब्सक्राइबर को पा सकूं। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को से जुड़िए। मैं आप लोगों का पेट 2026 की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन की तरफ। सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग यदि उपस्थित है तो लोकसभा का संचालन किया जाता है
वही बैक कह रहा है। ठीक है, और अब आते हैं अपने राष्ट्रपति और संसद की तरफ। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद की तरफ। राष्ट्रपति और संसद की तरफ। ठीक है, मुझे लगा कोई क्वेश्चन छूट गया क्या। राष्ट्रपति और संसद की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति और संसद, राष्ट्रपति और संसद से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, अब उनको देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का अभिन्न अंग होता है? तो वो होता है 79 के तहत। ठीक है, संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। देखिए, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को तो भंग कर सकते हैं, परंतु राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जा सकता है। ठीक, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और किसके कहने पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश की अधिकतम समयावधि संसद सत्र शुरू होने के बाद कितनी होती है? तो 6 हफ्ते तक होती है। ठीक है, और 6 हफ्ते तक यदि आप इस पर कोई कानून नहीं बना सकते हैं तो वह स्वतः ही क्या होता है? अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो वो होती है 6 माह और 6 सप्ताह। ठीक है, 6 माह और 6 सप्ताह होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठकों को बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करते हैं? तो अनुच्छेद 87 के तहत संबोधित करते हैं दोनों सदनों को। ठीक है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है कि इसकी रीच बढ़ती है, लोगों तक वीडियो पहुंचता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला बटन। ठीक है, खूब तेज। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चला जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है? तो 14 दिन पहले। 14 दिन पहले आपको एक लिखित रूप से देना पड़ता है राष्ट्रपति को कि आप लोग आपके ऊपर महाभियोग लगाने वाले हैं। तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को जानकारी देना पड़ता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति को सहमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे 1886 ईस्वी में 1986 ईस्वी में। माफ़ करिएगा।
संसद के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 माह। संसद के सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। एक वर्ष में संसद के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? तो देखिए, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। वो कौन कौन सत्र हैं? तो वो है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और वर्तमान समय में मानसून सत्र चल रहा है संसद का, ठीक है। संसद का सबसे लंबा सत्र कौन होता है? बजट सत्र होता है। अब आते हैं हम लोग संसदीय कार्यवाही काल एवं शब्दावली पर, ठीक है। संसदीय कार्यवाही काल एवं शब्दावली की तरफ। संसद संसद के दिन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का समय सामान्यतः क्या होता है? तो जो प्रश्नकाल का जो समय होता है सामान्यतः वो 11 बजे से सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक होता है, ठीक है। ये प्रश्नकाल कहलाता है। तार्किक प्रश्नों का उत्तर किस रूप से दिया जाता है? तो मौखिक या पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मौखिक रूप से दिया जाता है। आंतरिक प्रश्नों का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? तो आंतरिक प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहलाते हैं? तो अल्प सूचना प्रश्न कहलाते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। शून्यकाल किस देश के संसदीय व्यवस्था की देन है? तो भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। 1962 से प्रारंभ हुआ है ये शून्यकाल का समय, ठीक है। सर्वाधिक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले प्रस्ताव को क्या कहते हैं? ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो लगभग कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए। सदन में बजट पर चर्चा को रोकने और मतदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसद में बजट पर चर्चा को रोकने और मतदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गिलोटिन। संसद सत्र की समाप्ति और औपचारिक घोषणा क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। बिना अगली तारीख तय किए सदन की बैठक स्थगित करने क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनिश्चितकाल के लिए स्थगन, ठीक है। किसी वर्तमान सदन का सदस्य का निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ऑबिचुरी रेफरेंस, ठीक है। ऑबिचुरी रेफरेंस कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। व्हिप जारी करने का अधिकार संसद में किसके पास है? तो राजनीतिक दल के सचेतक। दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो सदन के अध्यक्ष और सभापति करते हैं। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद सदस्यों का विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 105 में है। लैम डक सत्र किसे कहते हैं? तो नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुराने लोकसभा का अंतिम सत्र, ठीक है, लैम डक सत्र कहलाता है। यानी कि जो नई लोकसभा का चुनाव के बाद पुराने लोकसभा के अंतिम सत्र को क्या कहते हैं? लैम डक सत्र कहते हैं। अब आते हैं विधायी प्रक्रिया एवं विधेयक पर।
संसद में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? संसद में विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक और अंतिम होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक को संसद में पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की आवश्यक होती है। वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में है। तो चलिए दोस्तों, एक आप लोगों को एक प्रश्न बताना है, उसका उत्तर बताना है, माफ़ करिएगा। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया है। किस संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? क्या किसी संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो नहीं। किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। ठीक है। विधेयक पर 3 वाचन किस सदन में होते हैं? तो दोनों सदनों में अलग अलग। ठीक है। दोनों सदनों में अलग अलग होते हैं। विधेयक पर 3 बार वाचन। ठीक है। 3 वाचन किस सदन में होते हैं? तो दोनों सदनों में अलग अलग होते हैं। भारत में संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संचित निधि का उल्लेख 266 में है। अनुच्छेद 266 में है। ठीक है। अनुच्छेद 266 में है। अब आते हैं अपने 111वें क्वेश्चन की तरफ, वन लाइनर की तरफ। 111वें वन लाइनर की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल से जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको बस सब्सक्राइब बटन दबाना है। भारत में आकस्मिक निधि का फंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 267 में। भारत में आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में बजट जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री। बजट पास होने तक खर्च के लिए संसद द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि क्या कहलाती है? तो लेखानुदान कहलाती है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल किस सदन में होता है? तो केवल लोकसभा में होता है। बजट में खर्चों को कम करने के लिए लाए जाने वाले प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? तो कटौती प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है। कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती में राशि घटाकर कितनी करने की प्रस्ताव है? तो ₹1 करने का प्रस्ताव है। अर्थ कटौती में क्या मांग की जाती है? तो एक निश्चित राशि की कमी। अर्थ कटौती में क्या मांग की जा सकती है? तो एक निश्चित राशि की कमी। ठीक है। सांकेतिक कटौती में राशि कितनी घटाई जा सकती है? तो ₹100। ठीक है। अब देखते हैं संसदीय समितियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। संसदीय समितियां। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 12 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है? तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है। लोक लेखा समिति करती है।
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। नियमित समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। कार्यकारी मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 24 संख्या है। ठीक है, अस्थायी समितियों की कुल 24 संख्या है। अस्थायी समितियों के सदस्यों के कार्यकाल कितने होते हैं? तो 1 वर्ष के होते हैं। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। याचिका समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। तदर्थ समिति किस प्रकार की समिति होती है? तो अस्थायी समिति होती है। विशिष्ट कार्य पूरा होने पर समाप्त कर दी जाती है। किसी विशिष्ट विधेयक की जांच के लिए बनाई गई समिति क्या कहलाती है? तो प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। ठीक है, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग राज्य विधानमंडल की एवं तुलना। ठीक है, कैसे किया जाएगा? तो राज्यों में विधानमंडल का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में है। राज्य विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। राज्य विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है। भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कुल 6 राज्यों में द्विमंडलीय विधानमंडल है। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन से हैं वो? तो वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या समानता कितनी होती है? तो वो होती है 60। सिक्किम विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हैं? तो 32। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष, एकदम लोकसभा की तर्ज पर। ठीक है, पच्चीस वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल संख्या के कितने हिस्से से अधिक नहीं हो सकता है? तो 1/3। ठीक है, 1/3 भाग जो होता है विधान परिषद की संख्या विधानसभा के सदस्य कुल संख्या से 1/3 होती है। ठीक है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 6 भाग जो है मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के मॉडल तर्ज पर होता है ये 6 वर्ष। राज्य विधानमंडल में बजट कौन पेश करता है? तो राज्यपाल पेश करते हैं। बजट पेश कौन करवाता है? तो राज्यपाल करवाते हैं। ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण पद एवं संसदीय शब्दावली की तरफ। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो था वो वर्ष 1951-52 में हुआ था। भारत में CAG किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? तो CAG जो है अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। CAG को संसदीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति
कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अटॉर्नी जनरल, तो अनुच्छेद 76 में। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता तो अनुच्छेद 165 में कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के कुल क्षमता का 15%। ठीक है, लोकसभा के कुल क्षमता का 15% केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या हो सकती है अधिकतम। 15% वाली मंत्री सीमा किस संशोधन द्वारा तय की गई थी? तो वो किया गया था 91 यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 352 में किया गया है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। संसद की कार्यवाही किस भाषा में चलाई जाती है? तो हिंदी या अंग्रेजी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 120 में कहा गया है। क्या कोई सांसद अपनी मातृभाषा में बोल सकता है? तो जी हाँ, अध्यक्ष सभापति की अनुमति से। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष की आयु सीमा से अधिक ना होने पाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून असंवैधानिक घोषित किस शक्ति द्वारा करता है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन के द्वारा। संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 98 में आता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन नियंत्रित होते हैं? नियंत्रण में काम करती है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे नियंत्रण में काम करती है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष की। अब देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक एवं विविध तथ्य किससे? संसदीय प्रणाली से। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पुराने संसद भवन का डिजाइन जो है वो सर एडविन लुटियन और हार्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो वो किया गया था 28 मई सन 2023 को। नए संसद भवन का डिजाइन किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया था? तो वो किया था बिमल पटेल ने। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पंछी मोर। ठीक है, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष का थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष का थीम जो है राष्ट्रीय फूल कमल है। नए संसद भवन में स्थापित स्लोगन किसका प्रतीक है? तो सत्ता हस्तांतरण एवं न्याय का। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। ये कह रहा है कि नए संसद भवन में सेंगोल जो लगा है वो किसका प्रतीक है? तो सत्ता हस्तांतरण और न्याय का प्रतीक है। ठीक है, सेंगोल के शीर्ष पर किसकी नक्काशी की गई है? तो भगवान नंदी की गई है। ठीक है, भगवान शिव के वाहक हैं। भारत का नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह जो है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। भारत की संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत की संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। ठीक है, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे?
तो वो थी इंदिरा गांधी, 15 बार। बाप रे। स्वतंत्र भारत में संसद की पहली संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए हुई थी? तो दहेज विधेयक, दहेज निषेध विधेयक के लिए। ठीक है, दहेज निषेध विधेयक 1961 के लिए हुआ था। बैंक सेवा आयोग नर्सन विधेयक पर संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? चलिए आते हैं। बैंक सेवा आयोग नर्सिन विधेयक पर संयुक्त बैठक कब बुलाई गई? तो वो बुलाया गया था 1978 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। पोटा आतंकवाद निवारण अधिनियम पर संयुक्त बैठक कब बुलाई गई थी? सन 2002 में। अब तक कुल कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो कुल 3 बार बुलाई गई है। छाया मंडल शैडो कैबिनेट किस देश की संसदीय व्यवस्था की देन है? तो ब्रिटिश। भारतीय संसद में विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें अनिवार्य हैं? तो कुल सीटों का 10%। यदि कुल सीटों का 10% आपको मिलता है तो आप विपक्ष में बैठ सकते हैं। भारत के प्रथम नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के कौन थे? तो राम सुभोग सिंह। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रसिद्ध मूर्ति के मूर्तिकार कौन हैं? तो ये हैं रामविश्व सुतार जी। ठीक है। भारतीय संसद प्रणाली में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। संसद सदस्यों की योग्यता एवं अयोग्यता का फैसला राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर करते हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्णय कौन करता है? तो संसद स्वयं करता है। संसद के रक्षक किसे माने जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है लॉर्ड कैनिंग। या स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था 1947 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जॉन मिथाई के द्वारा 1950 में पेश किया गया था। सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो वो हैं मोरारजी देसाई। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया जाता है? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। रेल बजट का सामान्य बजट में पुनः विलय किस वर्ष किया गया था? तो यह सन 2017 में किया गया था विवेक देवराज समिति के आधार पर। शून्य आधारित बजट भारत में पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1987 में। संसद का कोई सदस्य बिना बताए लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहे तो सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो 60 दिन। भारत में संसदीय प्रभुत्वता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किस बहुमत में पारित होना चाहिए? तो विशेष बहुमत से। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो भारतीय संसद। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैंने 200 प्लस वन लाइनर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और मुझे जहाँ तक पर्सनली विश्वास है इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, वीडियो पर यदि आप नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए